गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? मस्त और स्वस्थ बिल्कुल। तो बच्चों, मैं मयंक सर एक बार फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। स्पेशली बच्चों, क्रेश कोर्स वाले बच्चों के लिए अपना लेक्चर है। अब मैं जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता भी रहा था कि अब बेटा जी अपन जो नीट का टाइम ड्यूरेशन अपना है 26 को अभी अपन फाइनल मान रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में जो टाइम आपके पास रह गया है उसमें पूरा चैप्टर या टॉपिक नहीं करवा कर, मैं कह भी रहा था ना कि हर चैप्टर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम डेली के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जहाँ से मोस्टली पिछले 7 से 8 साल के जो प्रीवियस एग्जाम है नीट वाले, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक से, उन चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट से, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अपने डेली के लेक्चर में। स्पेशली ये मैं क्रेश कोर्स वाले बच्चों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो बच्चों, आज उसी श्रृंखला में अपना जो पहला लेक्चर है, आज मैं लेकर आया हूँ कि पिछले 5-6 साल के अगर पेपर अपन देखेंगे तो बच्चों हर साल एक साइंटिस्ट के नेम का क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर बार एक वैज्ञानिक के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, कहाँ का है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर साल आपको 2015, 16, 17, 18, 19 में मिल जाएंगे। तो आज का अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम उन्हीं साइंटिस्ट के नेम की बात करेंगे। और स्पेशली बच्चों, वो जो साइंटिस्ट के नेम है मैं आपको बताता भी हूँ, अपने 12th NCERT के 5th और 6th चैप्टर से पूछे जाते हैं। 5वां चैप्टर जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, जिसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं अपन, 6th चैप्टर अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला। उन दोनों के जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो NCERT के साइंटिस्ट है, और उनका क्या इंपॉर्टेंट वर्क था, वो सब इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो लेक्चर अपन ले रहे हैं, छोटा सा जो प्यारा सा अपन एक पॉइंट उठाया है, उससे बच्चों इस नीट के एग्जाम में अपने को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अपने 4 नंबर इस लेक्चर के बाद कंफर्म हो जाएंगे। तो अब आप अच्छी तरह से अपने कोक्लिया को, अपनी आईज को, कोक्लिया समझ गए ना, कानों को और आंखों को खोल लीजिए, ध्यान से अपन इसको सुनेंगे। उन सारे साइंटिस्ट को मैं आप लोगों के लिए एक जगह लेकर आया हूं। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट अपना 5th चैप्टर से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले, देन अपन 6 पर आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों उस साइंटिस्ट के नेम में अपना ये लो आपके सामने फर्स्ट जो अपन लेकर आए हैं, स्टार्ट अपन करते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक टेबल आपको बोर्ड पे दिख रही है। सबसे पहले बच्चों मैंने यहां लिखा है ग्रेगर मेंडल। मेंडल नाम हम सब ने सुना है, परिचित है अपन इस नाम से। मेंडल, जिन्हें बच्चों अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। मेंडल जिससे रिलेटेड ये ईयर पूछा था 1856 टू 1863, और मैंने बच्चों वहां मेंशन भी कर दिया है कि मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल का बच्चों वर्क अपने को पता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन किए थे गार्डन पी, मटर का पादप, तो जिसको अपन पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं, गार्डन पी उद्यान मटर, उस पे इन्होंने वर्क किया था। और वर्क ड्यूरेशन बता रखा है 1856 टू 1863, ध्यान होगा अपने को। 7 ईयर का वर्क ये पूछा था, 56 टू 63, किस पर? गार्डन पी पर, जिसको पाइसम सेटाइवम, और मेंडल कौन? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑस्ट्रिया के बच्चों साइंटिस्ट थे। चलें आगे। नेक्स्ट आरसी पुन्नेट, ये देखो इसी साल आरसी पुन्नेट, वही मैंने साइंटिस्ट बच्चों नाम लिखे हैं जो अपने NCERT में है, जनरली वहीं से साइंटिस्ट के नेम का क्वेश्चन आ जाता है। तो रेजिनाल्ड क्रुंडल पुन्नेट, जिसको आरसी पुन्नेट नाम दिया, ये देख लो नीट 2018 में भी इससे क्वेश्चन था, और इस बार जो उड़ीसा नीट 19 हुआ था उसमें भी इसका क्वेश्चन है। उड़ीसा नीट के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने उड़ीसा नीट बायोलॉजी का पेपर भी सोल्व करके अपना अपलोड कर दिया है। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर उड़ीसा नीट वाला पेपर भी सोल्व कराओ, तो उड़ीसा नीट का पेपर भी सोल्व करके बच्चों उसको अपलोड कर चुका हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आरसी पुन्नेट, इन्होंने बच्चों नाम से देख लो पुन्नेट स्क्वायर। आरसी पुन्नेट का जो वर्क या योगदान था वो पुन्नेट स्क्वायर अपने को याद है, वो जो चेकर बोर्ड मेथड हम बताते हैं,
पॉसिबल जाइगोट और डिटरमाइन करने के लिए वो चेकर बोर्ड किसकी थी? पुन्नेट की। और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ये स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है। रेजिग्नोल्ड जो क्रुंडल आरसी पुन्नेट थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देन नेक्स्ट बच्चों, एक इसमें आरसी पुन्नेट के साथ में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानकारियां भी आपको साथ साथ देता रहूंगा। एक्स्ट्रा में ये अपन बता सकते हैं कि जो आरसी पुन्नेट के साथ एक और विलियम बेटसन, ध्यान से सुनना बच्चों, विलियम बेटसन, ये वही बेटसन है जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था। जेनेटिक्स शब्द देने वाले कौन थे? विलियम बेटसन। तो आरसी पुन्नेट और विलियम बेटसन इन्होंने संयुक्त रूप से जर्नल ऑफ जेनेटिक्स, जर्नल बच्चों पत्रिका की तरह, पुस्तक की तरह अपन मान सकते हैं, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स पब्लिश की थी। किन्होंने? आरसी पुन्नेट और बेटसन ने। इन दोनों ने जर्नल ऑफ जेनेटिक्स 1910 में, ये विलियम बेटसन और आरसी पुन्नेट। बेटसन और पुन्नेट, आगे भी एक कपलिंग रिपल्सन थ्योरी आती है, युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत, वहां भी बच्चों ये लिंकेज से कनेक्टेड है, वहां भी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आरसी पुन्नेट तो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। साथ में कौन? विलियम बेटसन। विलियम बेटसन वो जिन्होंने बच्चों कौन सा टर्म दिया था? जेनेटिक्स। तो ये भी पूछा जा सकता है, जेनेटिक्स शब्द या टर्म देने वाले कौन? तो अपना आंसर होगा विलियम बेटसन। और आरसी पुन्नेट ने क्या दिया था? पुन्नेट स्क्वायर, जिसको अपन चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, जो कहां के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट। चलें बच्चों आगे, चलो। तो मेंडल के बाद आरसी पुन्नेट। नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने यहां दे रखे हैं। अब देखो, ये वो तीन साइंटिस्ट कौन कौन से? वही बच्चों जिन्होंने मेंडल्स के रूल को रीडिस्कवर किया था, मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किया था, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। उससे पहले थोड़ा सा अपन ये बता देते हैं कि बच्चों मेंडल के जो वर्क थे वो 1866 में पब्लिश हुए थे। एनसीईआरटी में 65 मेंशन कर रखा है। वैसे मेंडल के जो कार्य थे, जो मेंडल के बच्चों पाइसम सेटाइवम पे काम किया था, वो पब्लिश हुआ था 1866 में। और मेंडल की बच्चों डेथ 1884 को, डेथ हुई थी 1884 को। तो पब्लिश हुआ था 1866 और डेथ 1884 को। और बच्चों वो जो तीन साइंटिस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और इनिन वॉन शेनमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल की बातों की पुनः खोज कब की थी? 1900 में। तो देखो क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि भाई मेंडल की बातों की रीडिस्कवरी, पुनः खोज कितने सालों बाद? पब्लिशिंग के कितने साल बाद? तो मेंडल ने बच्चों पब्लिश कब किया था? 1866। उसके लगभग 34 इयर्स के बाद, 34 सालों के बाद इन तीन साइंटिस्ट ने उनको रीडिस्कवर किया था। और ऐसे पूछ ले कि मेंडल की डेथ के कितने सालों बाद? तो डेथ बेटा जी कब? 1884। डेथ के कितने साल बाद? 16 साल बाद मेंडल की बातों की पुनः खोज की गई। तब तक मेंडल के काम क्या थे? छुपे हुए थे, और उनका रीजन भी अपने वहां दे रखा है। तो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1866, एनसीईआरटी में 65 मेंशन है बच्चों, और डेथ हुई थी 1884 को। और मेंडल के काम को वापस खोज करने वाले वो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका अपन डिस्कस करें, कौन कौन से? सबसे पहला बच्चों नाम दिख रहा है ह्यूगो डी व्रीज, कई जगह आता है। ह्यूगो डी व्रीज जो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, और इनका बच्चों जो काम था वो किस पर? इवनिंग प्रिमरोज। कौन सा प्लांट था? इवनिंग प्रिमरोज पर इनका वर्क था, जिसको अपन ओइनोथोरा लेमार्कियाना भी बोलते हैं। वही ह्यूगो डी व्रीज बच्चों जिन्होंने म्यूटेशन टर्म, उत्परिवर्तन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी, म्यूटेशन टर्म भी देने वाले कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। कहाँ के? हॉलैंड के। और कौन सा प्लांट? इवनिंग प्राइमरोज, जिसका दूसरा नाम ओइनोथोरा लेमार्कियाना। दूसरे बच्चों इंपॉर्टेंट एक और साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ये जर्मन साइंटिस्ट थे, बिलोंग टू जर्मनी। और बच्चों इन्होंने मक्के, मेज प्लांट पर, किस पर?
मेज के प्लांट पे इनका एक्सपेरिमेंट था। और कार्ल कोरेंस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बच्चों मेंडल की बातों को 2 लॉ में कन्वर्ट किया था। ये डिटेल स्टडी में आता है। एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, एक बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये दोनों एक्चुअल में बनाने वाला कौन? कार्ल कोरेंस, जो कहां के थे? जर्मनी के, जिनका एक्सपेरिमेंट बच्चों किस पर था? मेज या मक्के के प्लांट पे। इसके अलावा कार्ल कोरेंस ने, ये बातें भी ध्यान रख लेना बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या चलो मैं इसको एक अलग ही पेज पे लेके आपको बता दूं, कौन से साइंटिस्ट? कार्ल कोरेंस। इन्होंने बच्चों एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभावितता, और एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया था, कोशिका द्रव्य वंशागति। दोनों ही अपने जेनेटिक्स में आता है। तो कार्ल कोरेंस जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के रूल्स रीडिस्कवर में भी रोल था, वहां तो इन्होंने मक्के के प्लांट पे काम किया था। यहां जो मैं बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं बच्चों, कि कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभावितता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ध्यान आया गया? अपने एनसीईआरटी में स्नैपड्रैगन वाला एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होता, अगर बच्चों बीच का कैरेक्टर आता है तो अपूर्ण प्रभावितता, उसको भी बताने वाले कार्ल कोरेंस। हालांकि ये ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जब कार्ल कोरेंस ने बताया था तब बच्चों उनका एक्सपेरिमेंट था एक दूसरे प्लांट पे जिसे बोलते हैं मिराबिलिस ज़ालापा, या इसी का बच्चों नाम है 4 ओक्लोक प्लांट। ध्यान अपने को, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति, इनके बारे में भी बताने वाले कौन थे? कार्ल कोरेंस। और यहां इनका एक्सपेरिमेंट बच्चों किस प्लांट पे था? मिराबिलिस ज़ालापा और 4 ओक्लोक प्लांट। और मेंडल के जो रूल्स रीडिस्कवर हुए थे उस टाइम इनका एक्सपेरिमेंट था मेज, मक्के के प्लांट पे। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस। नेक्स्ट बच्चों, तो ह्यूगो डी व्रीज आ गए, कार्ल कोरेंस आ गए, तीसरे एक साइंटिस्ट हमने यहां लिखे हुए देखना बोर्ड पे, इरीन वॉन शेनमार्क। ये भी हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, हॉलैंड नहीं, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। ऑस्ट्रिया जहां का मेंडल था, ये भी कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। और इनका एक्सपेरिमेंट फ्लोवरिंग प्लांट पे, अलग अलग पुष्पीय पादपों पे इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों, कौन कौन? फिर से सुन लो, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और इरीन वॉन शेनमार्क। कब? 1900 में क्या किया? रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस, वंशागति पे जो मेंडल के परिणाम थे उनकी पुनः खोज करने वाले 3, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया, जर्मनी के कार्ल कोरेंस जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया, और इरीन वॉन शेनमार्क जो कहां के थे? ऑस्ट्रिया के, जहां का मेंडल था। उन्होंने अलग अलग फ्लोवरिंग प्लांट्स पे बच्चों कार्य किया। क्लियर फंडे? चलें आगे। चलो तो नेक्स्ट साइंटिस्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट बच्चों ये देखो 2 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। एक तो कौन सा? वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ये लो, ये भी एनसीईआरटी में 1902, सटन एंड बोवेरी। तो सटन बोवेरी नाम आते ही बच्चों एक आता अपने दिमाग में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। ध्यान आया गया? क्रोमोसोमल बेसिस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखो क्या थे सटन और बोवेरी, इन्होंने बच्चों क्या किया कि वो क्रोमोसोमल, इन्होंने एक लाइन बोली थी क्रोमोसोमल थ्योरी में। देखो क्या आता है, मैं यहां बता दूं कि जो क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर है, गुणसूत्र और जीन का बिहेवियर, व्यवहार एक दूसरे के समानांतर होता है। बिहेवियर इज क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, कि गुणसूत्र का बिहेवियर, व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर होता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, अपने को बताइए बच्चों कि जीन कहाँ होते हैं? तो अपने को ध्यान है, जीन तो किस पे होते हैं? क्रोमोसोम पर। तो क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होता है, पृथक होते हैं, तो उनके साथ साथ कौन सेग्रीगेट हो गए? जीन हो गए। जैसे जैसे क्रोमोसोम जाएंगे साथ साथ कौन जाएगा? जीन जाएगा। तो
तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, वो जीन के व्यवहार के समानांतर होता है। इसको पैरेललिज्म भी बोला जाता है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जो देने वाले दो साइंटिस्ट वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी इन 1902। अब इसी एनसीईआरटी में थोड़ा आगे बच्चों दे रखा है कि फाइनली ये जो वाल्टर सटन थे ना, इनका ज्यादा रोल था। वाल्टर सटन, इन्होंने वो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल दोनों को मिक्स कर लिया कि गुणसूत्रों का पृथक्करण, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ मेंडल के प्रिंसिपल सिद्धांत भी मिक्स कर दिए, और फाइनली इन्होंने ही बताया था, दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रों का वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत आधार। तो वैसे दोनों नाम आते हैं, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, 1902। तो फिर से बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट, काफी जगह यूज होते हैं, टीएच मॉर्गन। और री AIPMT 2015 में इनका क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने कब किसका क्वेश्चन आया हुआ है। AIPMT 2015 जो वापस हुई थी उसमें पूछा था टीएच मॉर्गन का बच्चों क्वेश्चन। टीएच मॉर्गन जिनका एक्सपेरिमेंट नाम से अपने को पता चलता है किस पर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला जिसको बच्चों अपन फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, फल मक्खी। और इन्होंने एक वर्ड दिया था, यही पूछा था, लिंकेज, सहलग्नता। लिंकेज शब्द किसकी देन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको अपन टीएच मॉर्गन भी बोलते हैं। और इन्होंने बच्चों वन नोबेल प्राइज 1933 में इनको मेडिसिन का ये नोबेल प्राइज भी मिला था, टीएच मॉर्गन। अब मॉर्गन के लिए एक आध बातें ये भी कि इनको बेटा जी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है, मेंडल है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स वो एक मूलर साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्क किस पे था, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, और लिंकेज टर्म दिया था, वन नोबेल प्राइज इन 1933। और फादर ऑफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने एक वो भी ध्यान रख सकते हो, वो लीनियर थ्योरी वो भी बताई थी ना। मॉर्गन का एक और था बच्चों, इन्होंने कहा था कि जो जीन है वो क्रोमोसोम में कैसे अरेंज होते हैं, रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। जीन थ्योरी बोला था, लीनियर थ्योरी की जो जीन है वो क्रोमोसोम में एक रेखीय लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये बात बताने वाले भी कौन थे, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, चलें फिर आगे, वही ड्रोसोफिला के बारे में बताया था, एक वो भी दे रखा है कि ड्रोसोफिला को ही भाई अपन बोलते हैं ना, जेनेटिक्स में ज़्यादा यूज इसी इंसेक्ट का, फ्रूट फ्लाई का हुआ है। और ड्रोसोफिला का बच्चों जो कल्चर मीडियम है ये भी ध्यान रख लेना, ड्रोसोफिला का संवर्धन किस पर किया जाता है, राइप बनाना। पके हुए जो केले होते हैं उन पर ड्रोसोफिला को आसानी से संवर्धित या कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, चले बच्चों, चलो तो नेक्स्ट साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन के बाद अपन आए अगले साइंटिस्ट, हाँ इसी साल नीट का क्वेश्चन, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, जो एक्चुअल में मॉर्गन का चेला ही था। चेला बोले तो स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ये मॉर्गन के ही क्या था, स्टूडेंट था। मॉर्गन गुरु, स्टर्टवेंट उसका चेला, स्टूडेंट। स्टर्टवेंट बच्चों इन्होंने जीन मैप और क्रोमोसोमल मैप के बारे में बताया था। जीन मैप गुणसूत्रीय मानचित्र, जीन मानचित्र के बारे में बताने वाले थे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। यहां से रिलेटेड इस बार दो क्वेश्चन आ गए थे, इनका नाम भी आ गया था, एक वो जीन मैप पे ही आ गया था ना कि भाई जीन मैप का मीनिंग हो गया, कैसे मेजर करते हैं अपन, कि जितना % रिकॉम्बिनेशन होता है उतनी ही डिस्टेंस बिटवीन क्या मान लेते हैं बच्चों, जीन, कि जितनी पुनर्योजन की आवृत्ति होती है इतने ही जीनों के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस। जैसे हमने बोल दिया कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है तो जीन के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, 1 सेंटीमॉर्गन। 1 cm का मतलब 1 सेंटीमॉर्गन। तो जितना % पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन उतना ही जीनों के बीच की दूरी। क्लियर, ये अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने बताया था क्या, जीन मैप और क्रोमोसोमल मैप के बारे में। अगले साइंटिस्ट चलो इसी पे बता रखा है, हैंकिंग, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, 1891
ये अपने उसमें हिंदी की एनसीईआरटी में थोड़ा करेक्शन है, सन में देख लियो 1891। इसने बच्चों एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया हेनकिंग ने। एक्चुअल में हेनकिंग साइंटिस्ट ने बच्चों इंसेक्ट में, कीटों में देखा, जैसे अपन ग्रास होपर और कॉकरोच में बताते भी हैं, कॉकरोच और ग्रास होपर में बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन की कौन सी मेथड होती है, एक्स जीरो होता है ना, ध्यान है अपने को, एक्स जीरो मेल में होता है, तो मेल में जो एक स्पर्म है एक टाइप के उसमें तो एक्स आएगा, दूसरे टाइप के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। तो हेनकिंग ने ये देखा कि कुछ इंसेक्ट की स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स तो नहीं पता था उनको कि कुछ स्पेशल स्टैंड स्ट्रक्चर होती है जो दूसरे स्पर्म में नहीं होती है। बाद में उस स्ट्रक्चर को हेनकिंग ने बच्चों क्या नाम दिया, एक्स बॉडी, एक्स काय कहा, जिसे बाद में अदर साइंटिस्ट ने बोला कि एक्चुअल में हेनकिंग जिस एक्स बॉडी की बात कर रहे थे वही क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, जो मेल इंसेक्ट के कुछ स्पर्म में होते हैं, कुछ में नहीं होते, क्योंकि वहां मेल में एक्स जीरो अरेंजमेंट होता है। क्लियर? तो एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम किसने, हेनकिंग ने। किस पर वर्क था, कीटों में, इंसेक्ट में इसने देखा। अगले बच्चों अब अपन, ये तो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट की बात होगी, फ्रेडरिक मीशर, अगला जो मोल बायो वाला चैप्टर है उनके साइंटिस्ट पे आते हैं। तो फ्रेडरिक मीशर जो है, इसमें बच्चों फ्रेडरिक मीशर ने वही 1869 में क्या वर्ड दिया था, न्यूक्लिन, ये न्यूक्लिक एसिड के लिए आ गए, न्यूक्लिक अम्ल के लिए। फ्रेडरिक मीशर 1869 क्या वर्ड दिया, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन फ्रेडरिक मीशर ने बताओ किसमें बच्चों, न्यूक्लिन को देखा था WBC ऑफ पस सेल। WBC का जो न्यूक्लियस था उसमें इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को देखा और क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन वर्ड देने वाले कौन, फ्रेडरिक मीशर। कब, 1869 में ये इन्होंने दिया था, और इसको न्यूक्लिन कहा। पस बोलते मवाद होती है ना, पस की WBC के केंद्रक में इसको देखा। और बाद में बच्चों ये भी ध्यान रख लेना, अल्टमान, आपके सेल बायोलॉजी में भी आते हैं साइंटिस्ट, अल्टमान ने एक्चुअल में वर्ड कौन सा दिया था, न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेडरिक मीशर ने तो न्यूक्लिन बोला, अल्टमान ने उनको क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा, क्योंकि इसकी नेचर बच्चों कैसी होती है, एसिडिक, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड वर्ड देने वाले कौन, अल्टमान, और न्यूक्लिन वर्ड किसने कहा, फ्रेडरिक मीशर ने। क्लियर बच्चों? चलें आगे, चलो ये लो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और। नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने सामने आ रहे हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन क्रिक तो सुना ही अपन ने, वो डबल हेलिकल ऑफ डीएनए, बी डीएनए का बच्चों जो डबल हेलिकल ये वाली स्ट्रक्चर है डीएनए की, इसे देने वाले कौन थे, वाटसन और क्रिक। 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था। अब ये इनके कुछ प्राइज है, उनसे पहले बच्चों कि वाटसन क्रिक ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी डबल हेलिकल, उस स्ट्रक्चर को बताने में उन्होंने हेल्प ली थी, किनका सहयोग लिया था, तो देखो दो और साइंटिस्ट आ रहे हैं आपके बोर्ड पे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। उसी मोल बायो वाले चैप्टर में वाटसन क्रिक के ठीक नीचे दे रखा है, दो साइंटिस्ट विल्किन एंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने भी बच्चों डीएनए की स्ट्रक्चर पर ही स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी इसकी सहायता से डीएनए की स्टडी की। एक्सरेज क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक है, इसके द्वारा ये डीएनए की स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। और इन्हीं की जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का जो रिजल्ट था, जो डेटा आए थे, इनका यूज किया किन्होंने, वाटसन और क्रिक ने। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बच्चों डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की, किसके बेस पर, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक द्वारा। फिर जो भी रिजल्ट निकला, जो भी डेटा सामने आए, उनको यूज किया वाटसन और क्रिक ने, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बना दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और उसके लिए हेल्प ली थी विल्किंस और फ्रैंकलिन की, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा फॉर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए।
ये हेल्प लेके फिर इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए दे दिया। ठीक है, तो फ्रैंकलिन, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक। अब बच्चों क्रिक की जब बात चली है तो क्रिक के लिए ये भी रख लो, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सेंट्रल डोग्मा भी दिया था, केंद्रीय सिद्धांत, ये नीट में भी आया हुआ है, एपीएमटी 15 और नीट का ये क्वेश्चन भी। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। सेंट्रल डोग्मा, केंद्रीय सिद्धांत हुई, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से बच्चों क्या बनना, प्रोटीन, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो वो जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है, उसे हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, और उसे देने वाले कौन थे, फ्रांसिस क्रिक। ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहीं पे ये तीनों साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मैं पहले बता दूं कि वाटसन, क्रिक के साथ विल्किंस, सुनना बच्चों, वाटसन, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या दिया गया, नोबेल प्राइज इन 1962। तो वाटसन है, क्रिक है और विल्किंस है, तीनों को संयुक्त रूप से मिला बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा कौन सा, नोबेल प्राइज इन 1962। अब दिमाग में आ रहा है कि भाई साइंटिस्ट तो एक और थे, कौन से थे, फ्रैंकलिन थे, इनको बेचारों को अलग क्यों रख दिया, बाकी तीन को क्यों मिला। तो बच्चों ऐसा बताते हैं कि जो फ्रैंकलिन थे, इनकी डेथ हो चुकी थी, कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, और ऐसा बताते हैं डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो फ्रैंकलिन का नाम नहीं था, किन किन को मिला, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया इन 1962। और किस वजह से दिया गया, बिकॉज इन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो कुछ और मैंने अवार्ड बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये देखना आप, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। वाटसन क्रिक को जोहन कॉलिंस वैरन प्राइज मिला 1959 में, इन दोनों को लास्कर अवार्ड मिला 1960 में। एनसीईआरटी में है ये, कईयों के तो दिमाग पे सड़ पड़ रहे हैं, खुजली आ रही, ये कहाँ से ले आए सर। अरे जब एनसीईआरटी पढ़नी होती है तो मैं कहता हूँ ना आपको, एनसीईआरटी का मतलब पूरी एनसीईआरटी स्टार्ट टू लास्ट, उसमें चाहे डायग्राम हो, चाहे समरी हो, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कुछ भी हो बेटा जी, सब सोल्व करना आपको। तो जहां ये यूनिट स्टार्ट होती है, हर यूनिट के पहले एक पेज पर साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में दिया हुआ होता है। तो जेनेटिक्स का 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है, उससे पहले एक पेज पर इन साइंटिस्ट वाटसन क्रिक के बारे में थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी दे रखी है, कुछ उनके बारे में बता रखा है। वहां ये 2-3 इंपॉर्टेंट अवार्ड दे रखे हैं। तो जब मैं बना रहा था ये, तो मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, बाई चांस यहां भी क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या, वाटसन क्रिक को जॉन कॉलिंस वैरन प्राइज इन 1959, लास्कर अवार्ड इन 1960, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन 1962, ये भी मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा जो इनके लिए प्राइज था वो था बच्चों नोबेल प्राइज, जो इन्होंने मिला था 1962 को, और उसमें वाटसन क्रिक के साथ तीसरे कौन आ गए थे, विल्किंस आ गए थे। ठीक है, फंडा क्लियर है। तो चलो आगे नेक्स्ट साइंटिस्ट पे बच्चों आते हैं। ये लो, अगले भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इरविन चारगाफ। ये लो, इरविन चारगाफ, ध्यान आया, रीएपिम्प्टी में इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। चारगाफ, जिन्होंने चारगाफ इक्विलिब्रियम रूल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया था, चारगाफ का तुल्यांकी नियम, ध्यान आया ना। इरविन चारगाफ ने क्या बताया था बच्चों, कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड पे लागू होता है ये ध्यान रख लेना, आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू या अप्लाई नहीं होता। और इन्होंने बताया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, बस। तो चारगाफ तुल्यांकी नियम क्या था, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। प्यूरिन आपके पास 2 है, एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन 2 है, थाइमिन और साइटोसिन, क्योंकि डीएनए की बात हो रही है, और इनका अमाउंट इन्होंने बता दी बराबर। तो ऐसे भी परसेंट ऑफ एडेनिन जो है वो इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन, और परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो
तो इससे अपन वो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें परसेंट भी बता सकते हैं। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन किससे जुड़ता है बच्चों? साइटोसिन से। तो चारगाफ का जो इक्विलिब्रियम रूल है वो केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल होता है, आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर उसको एप्लीकेबल या लागू नहीं किया जाता। और इन्होंने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन, प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो बच्चों, नेक्स्ट साइंटिस्ट, अब वो अपने एक्सपेरिमेंट आगे डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले मोल बायो में जो दे रखे हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बच्चों वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूं। ग्रिफिथ ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण वाला प्रिंसिपल वो दिया था। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको माइस चूसे में, ध्यान है ना, चूहे में इंजेक्ट किया था, जिसके दो बच्चों स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस के, आर और एस। आर रफ था, एस स्मूथ था। अपने को पता है आर से न्यूमोनिया नहीं होता, एस स्ट्रेन से कौन सी डिजीज होती है? न्यूमोनिया, और चूहे की डेथ हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के, जिन्हें बोला था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ध्यान आया? फिर वो आए थे 3 साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, तीनों साइंटिस्ट। उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले गए। फिर फाइनली ये बताने वाले कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हर्से एंड चेज, जिनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एआईपीएमटी 2014 में पूछा था इनके बारे में। 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण प्रयोग किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928। माइस वाला एक्सपेरिमेंट, 2 स्ट्रेन थे, आर और एस लिया था। ठीक है, वो अपने एक्सपेरिमेंट दे रखा है। हालांकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ बच्चों ये नहीं बता पाए उस एक्सपेरिमेंट में। हमने को बताया कि जो आर स्ट्रेन था वो फाइनली एस में कन्वर्ट हो रहा था, आर एस में कन्वर्ट हो रहा था ना। अब इन्होंने ये कहा था कि आर का ट्रांसफॉर्मेशन एस में हो जाता है, इसीलिए हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोला। लेकिन बच्चों ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो कौन सा बायोकेमिकल एजेंट है, कौन सा केमिकल है जो आर को एस में कन्वर्ट करता है, कि क्यों आर एस में कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट करने वाला आरएनए है, वो प्रोटीन है, या वो डीएनए है। इसके बारे में ग्रिफिथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो ये बताने के लिए अगला जो एक्सपेरिमेंट आता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट, बायोकेमिकल एजेंट क्या है। तो बच्चों 3 साइंटिस्ट आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी तीनों ने 1933 से 1933 से 1944 तक ये जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को आगे ले गए। ग्रिफिथ की कमी क्या थी कि वो ये नहीं बता पाया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट क्या है, आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट डीएनए था। कैसे किया वो तो एनसीईआरटी में पढ़ लेना। इन्होंने बच्चों वो एंजाइम यूज किए थे, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज। तो इन्होंने क्या देखा कि आरएनएज और प्रोटीएज, एज लग गया ना, तो बच्चों क्या बन गए? एंजाइम। तो आरएनएज प्रोटीएज को जब यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा। आर का एस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अगर हमने आरएनएज प्रोटीएज यूज किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू था। कहने का मतलब आरएनएज तो किसको? आरएनए को डिजोल्व, डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीज प्रोटीन को कर देता है। तो आरएनए प्रोटीन हटने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला ना तो आरएनए था ना प्रोटीन, वो कौन था? वो डीएनए था बच्चों। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया था, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। तो इन्होंने ये बात बता दी थी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो बायोकेमिकल एजेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एजेंट था, वो एक्चुअल में क्या था? डीएनए। लेकिन अभी भी बाकी साइंटिस्ट इनसे ज़्यादा ऐसे मतलब ये एक्सपेरिमेंट से वो कंफर्म नहीं हो पाए कि क्या वो डीएनए था। ज़्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो जो फाइनल प्रूफ है
फाइनल एविडेंस कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो अपने ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, नीट 2017 का क्वेश्चन भी है। हर्शे चेज ने 1952 में बच्चों वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर यूज किए, वो एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान होगा, फास्फोरस 32 सल्फर 35 ये यूज किए थे। बैक्टीरियोफेज का ऐसे डायग्राम से बता रखा है, जीवाणु भोजी जो बच्चों है बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई में इन्फेक्शन करवाया, तो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में चला जाता है, बैक्टीरिया ई कोलाई में, और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो इन्होंने वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई यूज रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर, सल्फर और फास्फोरस रेडियो सक्रिय यूज किए थे, फास्फोरस 32 सल्फर 35, एंड इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व। अनइक्विवोकली का मीन होता है विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के हर्शे और चेज ने बता दिया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये फाइनल ठप्पा यहां लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, और ठप्पा लगाने वाले कौन थे बच्चों, हर्शे एंड चेज इन 1952। बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज होता है वो, ई कोलाई, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज करके इन्होंने इस बात को फुल्ली प्रूव कर दिया। क्लियर? चलें फिर आगे, चलो नेक्स्ट साइंटिस्ट पे आते हैं। अगले साइंटिस्ट आपके सामने बच्चों बोर्ड पे, हाँ उसी चैप्टर के चल रहे हैं अपन, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। मिचेल्सन एंड स्टॉल बोलते हैं इनको शॉर्ट में। मिचेल्सन स्टॉल ने 1958 में वो बताया था ना, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड, डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी विधि से होता है। वो ध्यान है ना बच्चों कि जैसे डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, तो रेप्लिकेशन में एक डीएनए से बच्चों कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो वहां जब 2 स्ट्रैंड बनते हैं तो एक स्ट्रैंड तो पुराना पेरेंट वाला और दूसरा स्ट्रैंड नया बनेगा। तो इन डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड न्यू होता है, एक पुराना पेरेंट का होता है। तो इसको क्या नाम दे दिया, सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी विधि। आधा वही रहता है, आधा डीएनए या एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होता है। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। इसको प्रूव करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो मिचेल्सन और स्टॉल ने दिया था, इन्होंने कंफर्म किया था। और वो इंपॉर्टेंट बच्चों एक्सपेरिमेंट है, ई कोलाई बैक्टीरिया पर ही है, जनरली बैक्टीरिया के रेफरेंस में है। इन्होंने वो नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए थे ना, 15 और 14N। तो ये नाइट्रोजन के आइसोटोप है, 15 वाला तो हेवी भारी, ये कंपैरेटिवली लाइट हल्का। बस ध्यान ये रखना, ये बच्चों 15 और 14 रेडियो एक्टिव नहीं थे, ये ध्यान रख लियो आप। ये नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं थे, आइसोटोप तो थे, नाइट्रोजन के समस्थानिक थे, लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं थे। इससे पहले अभी आप लिख के आए थे फास्फोरस 32, वो रेडियो एक्टिव थे, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं थे। तो इसमें हेवी और वो लाइट जो नाइट्रोजन यूज किया था वो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, वो नाइट्रोजन के आइसोटोप थे, समस्थानिक थे। उसके अलावा बच्चों यही वो इन्होंने 14, 15 नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड वाला ये सॉल्यूशन काम में लिया था। सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था डीएनए का एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा ना वो, हाँ वो सेकंड जनरेशन 20 मिनट के बाद रेप्लिकेशन, फिर 40 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 80 मिनट के बाद वो कितने लाइट कितने हेवी वो पूछा जाता ना, हाइब्रिड डीएनए वही। तो इसमें अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के 15 हो बच्चों तब तो उसको हेवी बोल सकते हैं, एक 15 और एक 14 हो तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर, और दोनों 14 हो तब उसको क्या बोलते हैं, लाइट डीएनए। बस ये आ गया। तो ई कोलाई पर 15, 14N ये यूज किए थे, और वो मीडियम था सीजियम क्लोराइड। और क्या प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि से होता है इन 1958 में। चलो नेक्स्ट, अगले साइंटिस्ट टेलर, नीट 2016 का क्वेश्चन। टेलर का भी एक्सपेरिमेंट 1958 को किस पर, विशिया फाबा। इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, विशिया फाबा पर। टेलर का एक्सपेरिमेंट, टेलर और उसके सहयोगी, विशिया फाबा एक प्लांट है, फाबा बीन्स इसको बोलते हैं। और इन्होंने भी वही बात बताई कि डीएनए इन क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, क्रोमोसोम का डीएनए अर्ध संरक्षी विधि से रेप्लिकेट होता है, प्रतिलिपिकृत होता है। और इन्होंने बच्चों यूज में लिया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन।
रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया टेलर ने, जबकि मिचेल्सन स्टोल ने यूज किया था आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के समस्थानिक, जबकि यहां रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया टेलर ने। रिजल्ट दोनों का सेम था। चलो फिर आगे, नेक्स्ट साइंटिस्ट अब जेनेटिक कोड से रिलेटेड दे रखा है एनसीईआरटी में, जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो ने बच्चों बताया कि जेनेटिक कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, कि आनुवंशिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अपने को पता ही है जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट बोलते हो, और हम बताते हैं ना कि जेनेटिक कोड इज ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। इनमें फिर वो मिशेल मार्शल नीरेनबर्ग और एक मथाई साइंटिस्ट भी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे लेकिन साथ ही मैथाई, इन्होंने भी यही बोला था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, वो 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप समूह होता है। और नीरेनबर्ग ने बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल फ्री सिस्टम, कोशिका मुक्त तंत्र में कोशिका के बाहर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। एक एंजाइम यहाँ इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो सेवेरो ओकोवा एंजाइम, ये साइंटिस्ट भी है सेवेरो ओकोवा, इसके नाम पर है सेवेरो ओकोवा एंजाइम, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल करवाता है, फॉस्फोराइलेज फॉस्फेट एनर्जी में काम आते हैं। was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner, तो बिना टेम्पलेट के भी आरएनए सिंथेसाइज, टेम्पलेट होता ना डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे फिर आरएनए बनता है, उसके बिना इन्होंने सिंथेसाइज किया था। देन एक अपने ये एचजी खुराना, हरगोविंद खुराना, इंडियन थे लेकिन बाद में यूएस से रेजिडेंस अमेरिका की नागरिकता एडॉप्ट कर ली थी बच्चों। इन्होंने सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल टीआरएनए जीन, सबसे पहले कृत्रिम जीन बनाई थी हरगोविंद खुराना। टीआरएनए की आर्टिफिशियल जीन थी, ईस्ट से बनाई थी। होमोपोलीमर और कोपोलीमर बनाए थे। होमोपोलीमर कोपोलीमर बच्चों ऐसे होते हैं, होमोपोलीमर और कोपोलीमर अपन ऐसे बता सकते हैं, जैसे इन्होंने तो लिया था जीयूजी, यूजीयू, जीयूजी याद रख सकते हो तो आप, ऐसे सेम नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस से ली थी। अब जीयूजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैलिन को, कौन सा एमिनो एसिड को, वैलिन। यूजीयू बच्चों रिप्रेजेंट करता है सिस्टीन एमिनो एसिड को, फिर जीयूजी वैलिन, फिर यूजीयू सिस्टीन, ऐसे सेम वैलिन सिस्टीन, वैलिन और सिस्टीन। तो जीयूजी वैलिन है, यूजीयू सिस्टीन। अरे सिस्टीन तो वही एमिनो एसिड है ना जिसमें सल्फर होता है, सल्फर वाले 2 एमिनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन। तो पहली कृत्रिम जीन का क्रेडिट गया हरगोविंद खुराना को। टीआरएनए जीन बनाई थी, होमो सह बहुलक और सम बहुलक बनाए थे, ऐसे ये जीयूजी यूजीयू इन्होंने यूज किया था सेम नाइट्रोजनस बेस से। तो वैलिन सिस्टीन की एक चेन इन्होंने बनाई थी हरगोविंद खुराना। अब बच्चों यही देखो, इन्हीं में मैंने साइंटिस्ट आपको लास्ट में अलग से भी बता दिए कि सेवेरो ओकोवा, ये साइंटिस्ट का नाम ही है, इनके नाम से वो ओकोवा एंजाइम बता रखा है, सेवेरो ओकोवा। और एक कॉर्नबर्ग दिख रहा है बोर्ड पे, कॉर्नबर्ग तो वो थे बच्चों जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल डीएनए को सिंथेसाइज किया था, कृत्रिम डीएनए, कॉर्नबर्ग बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल। तो सेवेरो ओकोवा और कॉर्नबर्ग इन दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था, 1 नोबेल प्राइज इन 1959। किन किन को, ओकोवा और कॉर्नबर्ग को, कॉर्नबर्ग आर्टिफिशियल डीएनए। और बच्चों यहां देखो अगली लाइन में आता है नीरेनबर्ग, खुराना और होले, मैंने 3 नाम और लिखे हैं। नीरेनबर्ग वही अभी जो मार्शल नीरेनबर्ग बता रहे थे, हरगोविंद खुराना और होले। होले जो है इन्होंने टीआरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, होली साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया था, टीआरएनए। इनको भी एक साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था 1968 को। तो नीरेनबर्ग, खुराना, होली, इनको तो 1968, ओकोवा और कॉर्नबर्ग को एक साथ 1959 का नोबेल। और जो कॉर्नबर्ग है इन्होंने बच्चों आर्टिफिशियल क्या बनाया, डीएनए, जबकि होली जो है HOLLEY इन्होंने टीआरएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, टीआरएनए की संरचना के बारे में बताया। फिर ये लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैकब और मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड। नीट 18 में भी, उड़ीसा नीट में भी पूछा था। जैकब और मोनार्ड नाम ही पता अपने को, किसके बारे में बच्चों, लैकोपेरोन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। ई कोलाई में जो लैकोपेरोन बता रखा है, लेक वर्ड आता है लैक्टोज के लिए, तो उस लैकोपेरोन बताने वाले कौन, जैकब एंड मोनार्ड।
क्लियर। और इस चैप्टर के लास्ट में एक वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बता रखी है, डीएनए अंगुली छापी विधि। उनके लिए वो साइंटिस्ट बच्चों कौन है? एलेक जेफ्रे, जिनको फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है, एलेक जेफ्रे। तो ये अपने 5th और 6th चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम और उनका जो इंपॉर्टेंट कुछ फीचर या वर्क है बच्चों, उसके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से देखा सुना होगा। और बच्चों एक दो बार इसकी रीडिंग आप लगा लो, रीडिंग लगाओगे तो नो डाउट पिछले 5-6 साल के पेपर मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा भी है, देखो कौन कब किस ईयर में आया। तो 15, 16, 17, 18, 19 लगातार हर साल साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि वो साइंटिस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। तो एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज भी करवा दूं, ध्यान रहे आपके, फटाफट शुरू से देख लो, ज्यादा नहीं है, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो सब एक साथ याद हो जाएंगे। तो अपना एफर्ट, मेरा प्रयास ये था कि सारे साइंटिस्ट और उनके काम आपको एक जगह लाके बता दूं, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे क्लियर हो जाए। तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी किए। फिर आरसी पुनेट, जिसने पुनेट स्क्वायर मेथड दी थी, वही चेकरबोर्ड ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। देन मेंडल के वापस खोज वाले वो 3 ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिन वॉन शेनमार्क। 1900 में रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड का था, कार्ल कोरेंस जर्मन था, शेनमार्क मेंडल की जगह ऑस्ट्रिया का ही था। देन सटन और बोवेरी, सटन बोवेरी 1902, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, जैसे जैसे क्रोमोसोम जाएगा साथ साथ जीन भी जाएंगे, ठीक है। देन टीएच मॉर्गन इंपॉर्टेंट, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फल मक्खी पर बच्चों काम किया, लिंकेज वर्ड दिया और वन नोबेल प्राइज इन 1933 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला टीएच मॉर्गन को। देन अल्फ्रेड स्टडमेंट, ये मॉर्गन का स्टूडेंट ही था, मॉर्गन का चेला ही था, जिन्होंने जीन और क्रोमोसोमल मैप के बारे में बताया। इस साल इनसे क्वेश्चन आ चुका है। देन हैंकिंग बच्चों, हैंकिंग जिन्होंने इंसेक्ट में एक्स बॉडी, एक्स स्काई के बारे में बताया, उसी को बाद में एक्स क्रोमोसोम बोला। अगले साइंटिस्ट अपने फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिन वर्ड दिया था डब्ल्यूबीसी के केंद्रक में, पस सेल की डब्ल्यूबीसी में इन्होंने न्यूक्लिन बोला, जिसे अल्टमान ने बाद में क्या बोला था? न्यूक्लिक एसिड बोला था। फटाफट नेक्स्ट साइंटिस्ट फिर आते हैं, वाटसन क्रिक इंपॉर्टेंट, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताने वाले, और इन्होंने जो डेटा यूज किए थे वो फ्रैंकलिन और विल्किंस के जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के डेटा थे उनको यूज किया। देन बच्चों वाटसन क्रिक और विल्किंस, इन तीन को, वाटसन क्रिक के साथ कौन? विल्किंस को एक साथ मिला नोबेल प्राइज। फ्रैंकलिन की आपको बताया डेथ हो गई थी, डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। देन इरविन चारगाफ ने चारगाफ इक्विलिब्रियम रूल्स के बारे में बताया, जो केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल होता है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट अपन ने वो अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले एक्सपेरिमेंट आ गए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें पहला ग्रिफिथ का था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, माइस पर एक्सपेरिमेंट था। देन ओवेरी, ये तीनों साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, उन्होंने कंफर्म किया कि वो बायोकेमिकल एजेंट तो डीएनए था, लेकिन फाइनल जो प्रूफ देने वाले थे वो हर्सेंड चेज, जिनका बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर को यूज किया और फाइनली बोल दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। चले उसके बाद मिजेल्सन और स्टोल ने ये बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, अर्ध संरक्षी विधि से होता है। इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए थे 15-14, ना कि रेडियो एक्टिव, ये बच्चों ध्यान रखना। देन जो थे वो टेलर, इन्होंने भी विशिया फाबा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया और वही बात बताई कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। देन जार्ज गेमो, ये वो 3 बेस न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं जेनेटिक कोड में। मार्शल निरेनबर्ग और मेथाई ने भी बोला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। सेवेरो ओकुआ एंजाइम, जिसको पूछा जा सकता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज होता है बच्चों। एचजी खुराना ने आर्टिफिशियल जीन, टीआरएनए जीन को सिंथेसाइज किया। सेवेरो ओकुआ कोर्नबर्ग को एक साथ नोबेल मिला था और निरेनबर्ग खुराना होले को एक साथ मिला था। देन जैकब और मोनार्ड ने लेकोपेरोन इन प्रोकैरियोट्स ई कोलाई में, और एलेक जेफ्रे फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर? तो एक बार आप 1-2 बार इसको आराम से देख लें, सुन लें,
एक क्वेश्चन बच्चों आपको नो डाउट इस पॉइंट से मिल जाएगा। ऐसे ही अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, फिर कोई एक ऐसा पॉइंट अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा जिससे आप एक क्वेश्चन आपको मोस्टली तो नीट में कवर हो जाए। तो अब बेटा जी अपने जो क्रैश कोर्स के लिए लेक्चर आएंगे ना, वो ऐसे लेक्चर आएंगे हर टॉपिक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट में उठाऊंगा जो उस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, और नहीं करते वो आपको कम से कम एक क्वेश्चन देख कर जाए। और साथ में पैरेलल में वो उड़ीसा नीट वाला फिर बता रहा हूँ, उड़ीसा नीट वाला पेपर सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप एक बार देख लें। तो बिल्कुल बच्चों घर पे आप मस्त स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अपनी जी जान से लगा रखी होगी, जुड़े हुए होंगे, लगे हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।